चलिए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की आउटलाइन देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के अंदर। वैसे आप लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन जो कुछ भी पढ़ चुके हो, उससे जब मैं चैप्टर की आउटलाइन दे रहा हूँ तो समझ में आएगा कौन कौन से हमें पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने कितना पढ़ रखा है? मोस्टली मैं ज़्यादातर स्टेट बोर्ड में जो बच्चे पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसी के अगल बगल में सीबीएसई और आईसीएसई वाले होंगे, ठीक है। एक आध दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है। सीबीएसई का तो नहीं होगा, आईसीएसई वाले कुछ दो चार एक आध दो पॉइंट ज़्यादा जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने क्या पढ़ा है ट्रेन का? आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था। नंबर 2 आपने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब आपके पास कोई भी एक सेगमेंट दे रखा है, एक पॉइंट उस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो वो इंटरनल डिवीजन वाला आपने फॉर्मूला देखा था। पॉइंट्स डिवाइड सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो m/n। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने कैसे फाइंड आउट करना है ये देखा था, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। तो मेरे ख्याल से ये तीन ही पॉइंट्स आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फार्मूले के अंदर आपने सेंटर्ड और मिड पॉइंट फार्मूला देखा है, ठीक है। तो यहाँ तक की आपकी जर्नी रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है कुछ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? प्लेन में अगर कहीं पर भी दो पॉइंट दे रखे हैं, पहले इसकी बात करते हैं। प्लेन में अगर कहीं पर भी दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मान लो ये पूरा प्लेन है, हमारा व्हाइट बोर्ड प्लेन है। अभी इस प्लेन में एक पॉइंट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और इसको प्रूव कैसे किया जाता है? तो बेसिक है, आप x और y एक्सिस निकालेंगे क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली x और y एक्सिस की वजह से होंगे, ठीक है। और फिर आप पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके ये डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करते हैं। तो उसके अंदर नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ इतना समझ लेंगे कि प्लेन में कहीं पर भी दो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जाता है। और डिस्टेंस फार्मूला लिखा कैसे जाता है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट के अंदर x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें आप x1 - x2 भी लिख सकते हो, y1 - y2 भी लिख सकते हो। सिंपली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करना है, उनका स्क्वायर, प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करना है, उनका स्क्वायर, उनका एडिशन करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ये आपने देखा था। फिर आपके पास एक सेगमेंट है AB, इस सेगमेंट को एक पॉइंट है P। अब क्योंकि सेगमेंट के ऊपर आपने पॉइंट ले लिया तुरंत सेगमेंट के दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा AB है, दूसरा हिस्सा PB है। अब इस पॉइंट ने इस सेगमेंट को m/n रेशो में डिवाइड कर रखा है। मतलब अगर मैं इसके m+n इक्वल पार्ट करता हूँ, बात को समझिए, अगर मैं इसके m+n इक्वल पार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर लेते हैं, इस लाइन को इस पॉइंट ने 2:4 रेशो में डिवाइड किया है, ऐसा मान के चलते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैं अगर इन दोनों का एडिशन करता हूँ 2 + 4 तो कितना आ रहा है 6। तो अगर आप इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट करेंगे तो दो हिस्से इधर के साइड में है, चार हिस्से इधर के साइड में। तो अगर मैं जनरलाइजेशन में लेके जाना चाहूंगा इसको, तो m/n रेशो में इस पॉइंट ने इस लाइन को, इस सेगमेंट को डिवाइड किया है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2 और आपको ये पता है कि ये सेगमेंट जो है वो m/n रेशो में डिवाइड किया जा रहा है, दोनों के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको पूछा जाता है कि भैया ये p और p के कोऑर्डिनेट्स है x और y, तो हमें x और y की वैल्यू बताइए। तो कैसे बताएंगे हम लोग? तो p का x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। ये अकेला, ये जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगा जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, उसका x कोऑर्डिनेट आया, उसका x कोऑर्डिनेट हमने निकाला। अब इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, m × y2 प्लस n × y1
डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसको कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय ए पॉइंट। दिस इज व्हाट सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। लाइन सेगमेंट इंटरनली डिवाइड हो रही है ना, इंटरनली डिवाइड होने का मतलब जो भी जितना भी आपका सेगमेंट का लेंथ है ए और बी के बीच में कहीं पर भी पॉइंट लेके उस सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है। तो जिस पॉइंट से डिवाइड किया जा रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना हमारा पहला काम होता है, और वो निकालने के लिए आपके पास इनफ साधन सामग्री है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अब अगर मान लो इसी के अंदर अगर ये जो आपका ए और बी दिया है इसको बराबर मिड में अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, सही है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट से, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट से। अगर मैं कहता हूं कि अगेन m/n में ये डिवाइड कर रहा है लेकिन m और n तो सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। इसको हम 1:1 से बोल सकते हैं, 1:1 हो रहा है डिवीजन। तो अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि m और n का वैल्यू 1 है, m और n का वैल्यू 1 है तो नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ 1 × x2 ही रहेगा। तो क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट बनेगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट x, y आ चुके हैं और इसी को आपने बोला था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्यों बोला इसको, क्योंकि किसी भी सेगमेंट के मिड पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। आई बात समझ में। अब इसी में एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है कि आपका जो लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, अब इसको अंदर वाले पार्ट में कहीं पर भी डिवाइड नहीं कर रहे, हम इसी लाइन को एक्सटेंड करके बाहर से एक पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो वो जो डिवाइड कर रहा होता है उसका रेशो कैसे दिया जाता है, पूरा रेशो m/n, इस तरीके से, ठीक है, m/n रेशो में डिवाइड किया जा रहा है। तो अगेन इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके xy लेते हैं, इसके x2 y2। अब आपको फिर से x निकालना है तो कुछ नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन जब हो रहा है तब सिंपली यहाँ पर माइनस साइन डाल देना। आई बात समझ में। तो x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, mx2 - nx1 डिवाइडेड बाय m - n। y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, my2 - ny1 डिवाइडेड बाय m - n। ठीक है। तो और सेंट्रोइड फार्मूला मतलब, सेंट्रोइड क्या होता है, मिड पॉइंट का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, सॉरी मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। किसी भी ट्रायंगल को कितनी मीडियन निकाली जा सकती है, 3 मीडियंस निकाली जा सकती है। मीडियन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट होती है मीडियन। ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, इसकी ये ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को और ट्रायंगल के वर्टेक्स को जोड़ी गई एक मीडियन होगी। अब आपके पास एक और वर्टेक्स है और उसके ऑपोजिट साइड है, तो उसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक और मीडियन मिलेगी। एक और वर्टेक्स है, उसके ऑपोजिट साइड है, तो उसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक और मीडियन मिलेगी। तो आपको कुल मिला के आपके पास 3 मीडियंस होती है। और मजे की बात ये है कि ये तीनों भी एक ही पॉइंट में से पास होती है, तो इनको कॉन्करेंट कहा जा सकता है। और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दैट इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, अगर ये दे रखे हैं तो आप इस G के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लिखे, ठीक है। अब इसमें मीडियन की प्रॉपर्टीज होती है कि मीडियन जो आपका सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 वाला हिस्सा वर्टेक्स की तरफ होता है, 1 वाला हिस्सा साइड की तरफ होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद में आया था स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट। लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके पास लाइन का इंक्लिनेशन मौजूद है तो उस लाइन का जो भी इंक्लिनेशन है उसका tan रेशो का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं करता हूँ। आपको पता है कि आपने स्लोप देखा हुआ है,
ठीक है, उसी को दोहराना है हमें, तो थोड़ा सा ढंग से बताऊंगा। और तो यहाँ तक आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था। अब इसके आगे जो हमारा स्ट्रेट लाइन टॉपिक है, जिसको हम मतलब स्ट्रेट लाइन बोला गया है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सीईटी एग्जाम से रिलेटेड है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जेई के लिए और सीईटी के सिलेबस में कितना फर्क आ रहा है इस टॉपिक को लेकर। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी जो मैं आपको चैप्टर की आउटलाइन दे रहा हूँ इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको अधिक जानकारी की ज़रूरत हो, तो वो कुछ बेसिक ज्योमेट्री से आएगी, ठीक है, और हो सकता है कुछ 2-4 सवाल ऐसे बनाए दिए गए हो कि जिसमें थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो वो क्वेश्चन में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके अलावा अगर कोई जानकारी आ रही तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि हमने कॉन्सेप्ट में नहीं देखा था, ये इस क्वेश्चन में हम लोग नया इसको जोड़ रहे हैं। तो हमारा तरीका क्या रहेगा कि स्ट्रेट लाइन के जितने कॉन्सेप्ट्स हमें दिए गए हैं सीईटी के एग्जाम के लिए, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। कल मैंने बोला था कि हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने उसको खारिज किया है। देखो आपके एग्जाम होते रहेंगे, इस वीक में स्ट्रेट लाइन का हो रहा है, उसके आगे भी होगी, लेकिन अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो कुछ बच्चों के ऊपर अन्याय हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको स्टेप बाय स्टेप ले, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और उसके ऊपर के एग्जाम्पल लिए बिना अगर आगे चला जाता हूं तो उतना क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं हो पाएगा। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखते तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है हमें, ठीक है। चलिए, तो ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब याद रखना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक सवाल आएगा सीधी में, सीधे तरीके से, ठीक है, ज्यादा एक सवाल आएगा सीधे तरीके से, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट। और उधर 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है हमें पढ़ना। तो स्ट्रेट लाइन अगर अच्छा कर लोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है आपके लिए, क्योंकि इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हम एक लाइन का इक्वेशन डील कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 लाइन का एक साथ इक्वेशन डील करना है, बस इतना फर्क है, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन जो हमारा टॉपिक है सीईटी वाला, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है लोकस का, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये पहला पॉइंट आएगा हमारा। और मतलब ऐसा मान लेते हैं कि पहला पॉइंट है जिसके अंदर ए और बी है, ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो लोकस ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, सही है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट देखना है। तो भाई साहब ये दो पॉइंट समझ लिए, इसके ऊपर आपका पहला एक्सरसाइज है। ये टॉपिक कौन से नंबर का है उस हिसाब से मान लो 5 है तो 5.1 वगैरह ऐसे। तो पहला एक्सरसाइज आपका आने वाला है लोकस ऑफ ए पॉइंट एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका वो आने वाला है वो स्लोप वाला, स्लोप ऑफ ए लाइन वाला। तो उसके अंदर आप लोग इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे स्लोप ऑफ लाइन। फिर इसमें स्लोप ऑफ लाइन में पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का क्या कहना होता है वो हमें देखना है, ठीक है। एंड इसमें आता है एक और जो आता है एंगल बिटवीन, acute angle between two lines, या फिर बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इसके ऊपर है हमारा सेकंड एक्सरसाइज। देखो ये दिखने में ऐसा मतलब चेहरे मत बनाओ, ये बहुत आसान चीजें है। मैं बस आपको पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें पहला आएगा आपका
स्लोप पॉइंट फॉर्म, फिर हम लोग देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, फिर हम लोग देखेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, फिर ये हो गया आपका तीसरे एक्सरसाइज के लिए, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट आपका तीसरा एक्सरसाइज है। तो कई बार ऐसे होता है कि इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं है, फिर इनमें से उसके ऊपर पूछा जा सकता है या फिर इनमें से किसी एक के ऊपर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये समझने के लिए ये सारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेंगे नहीं, लेकिन बगैर इसको समझे इसको समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है नेक्स्ट में, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ए लाइन। फिर आएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। फिर हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास, इसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फिर इसके बाद में ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। फिर इसके बाद आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर हम लोग देखेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस। और इसके बाद रहेगा फैमिली ऑफ लाइंस आखिरी है, लेकिन कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है, तीन लाइंस है वो आपस में कॉन्करेंट है या नहीं, एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, उसकी कंडीशन। तो ये है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन टॉपिक पूरा हो गया खत्म। नहीं, रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं है, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल नहीं है, अलग अलग सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे, जैसे सर्कम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर नहीं, एक सेंटर भी पढ़ा है, एक सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रोइड तो ठीक है ही। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑर्थो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट निकालिए, लेकिन उसके लिए कोई अलग से महत्व नहीं दिया गया है। बात समझिए, क्वेश्चन आएगा, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको अलग से महत्व दिया है कि मतलब उसका फॉर्मूला डिराइव करने का उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगा है। आई बात समझ में, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव जो किया जाता है उससे अच्छा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ही समय लग जाता है। ठीक है, हाँ। अब आप लोग जजमेंट लगा लो कि इसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है वो जेई के लिए। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि जेई का स्टडी करने के बाद में सीईटी अपने आप हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन उसके लिए जेई का स्टडी अच्छे से करना जरूरी है। आई बात समझ में। और दूसरी बात, जेई का स्टडी करने के बाद सीईटी होता है, लेकिन अगर किसी का प्राइम फोकस सीईटी के ऊपर है तो उसको कम पढ़ना पड़ता है। आ रही बात समझ में, ये भी समझ लो आप लोग उसको। अब देखो स्ट्रेट लाइन टॉपिक है, आपको पता है एक ही क्वेश्चन के लिए आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो दिमाग कहता है कि हाँ ठीक है भाई इतना ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए इतना ठीक है। और इसके ऊपर डिपेंडेंट क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, तो ये 4 एक्सरसाइज करनी है, ऊपर से
आपका जो प्रॉब्लम सेट रहेगा उसके अंदर और अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं और बस टारगेट सॉल्व करनी है। आई बात समझ में? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इतनी चीजें समझ लेते हो तो जो बचे हुए पार्ट है, जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट होगा, वो आप समझ पाएंगे और ये अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगा पाएंगे, अगर पहले ये कर लेते हो। ये मेरा दावा है। आ रही बात समझ में? अब अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो इसमें से सारी चीज़ों का क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए, कि सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आपके माइंड में पता होनी चाहिए। और जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करना होता है तो दो हिस्सों में रिवीजन को बांटेंगे, स्ट्रेट लाइन या कोई भी टॉपिक का। कि जैसे अगर मुझे स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करना है तो मैं क्या करूँगा, एक पेन लूँगा, एक कागज़ लूँगा और उसके ऊपर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख के देखूँगा। हो सकता है कि जब अब मैं आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे आता है स्लोप के फॉर्म में, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आता है मैं डिराइव करके दूंगा। लेकिन रिवीजन में आपको फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत है क्या? ना, आपको बस एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए स्लोप के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है ये समझने की जरूरत है। आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए लाइन का जो दो लाइन का जो इक्वेशन होता है उसके कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मतलब आपके पास कंबाइंड इक्वेशन दिया है दो लाइन का और उन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। वो किस फॉर्म में है? वो AHB के फॉर्म में है, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना? तो ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो जब मैं पेयर स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की रिवीजन करूंगा तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर दूं। और फिर दूसरा काम होता है कि जो मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं दोहराऊं जो मेरे ट्रिवियल नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका फर्स्ट लेवल का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है कि जिसके अंदर आपने एक क्वेश्चन बैंक चुना था जो हमारा टेक्स्ट बुक था, वो आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया है और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके दिमाग में अब फिक्स हो चुके थे। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है कि चलो भैया मुझे इस चैप्टर के बारे में इतना सब कुछ पता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा कि हमने जो टारगेट सॉल्व किया है फिर मैं उसको दोहराते जाऊंगा उसके क्वेश्चन को। और इतना अगर आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल से इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू टेक गुड मार्क्स इन गुड मार्क्स, क्या सारे मार्क्स ले सकते हो पूरे के पूरे। अब ये एक चैप्टर की बात हो रही है, लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चंस मान लो, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस के लिए आपका ये प्रिपरेशन है। अब ऐसे ही 47 क्वेश्चंस बचे, उनके लिए और सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की अभी आदत नहीं है तो वो अगर यही सब कुछ अच्छा कर ले तो कम से कम उनका CET फिक्स हो जाता है। मेरा जो कोशिश रहता है ना समझाने का वो ये रहता है, एक तो बात होती है मेहनत और दूसरी बात होती है अंडरस्टैंडिंग वाली भी होती है। तो वो धीरे धीरे आपका डेवलप होता है जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाते हो। और मेन चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इतना ही सब कुछ होता है, तो इन तीनों को साथ में ले जाना है आपको। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाते हो, क्यूमुलेटिव टाइप आपका रिवीजन होता है कि आप पिछले सारे टॉपिक्स को डे बाय डे रिवाइज कर रहे हो, कंसिस्टेंटली रिवाइज कर रहे हो, तो सारे टॉपिक साथ में चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी मैं कोई टॉपिक खत्म कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक खत्म हो जाने के बाद में 3 से 4 दिन में आपका वो टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। पूरा प्रिपेयर का मतलब है कि टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस और टारगेट के सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। अब वो करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने आज लोकस ऑफ पॉइंट और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन समझा दिया, ये वाले पॉइंट्स मैंने समझा दिए। अब टारगेट में आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? लोकस के ऊपर के क्लासिकल के क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्रिटिकल के क्वेश्चंस कर लेने हैं, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस कर लेने हैं, तो साथ साथ चलता रहेगा वो। आ रही बात समझ में? ठीक है। हाँ, इसमें अगर डिले कर देते हो तो फिर वो चैप्टर पीछे रह जाता है। तो डेली बेसिस का जो आपका काम है उसको समझना है और उसको आगे करते जाना है, ठीक है। और यही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वो मन चला, माँ का स्टार्ट करूया लोकस।
या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मध्ये तुमचा एकच धंदा आहे माहिती का काय लोकसचं इक्वेशन काढणं. आता लोकस काय आहे लोकस कसं डिफाइन केलेलं आहे लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane which satisfies certain geometrical condition. सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है आपने कोई भी फिगर निकाला सर्कल. अब सर्कल क्या है लोकस ऑफ पॉइंट है. अब अगर इसको समझना है एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है. अब बेसिकली ये सर्कल बन कैसे रहा है अगर इसको समझा जाए तो मेरे पास एक ही पॉइंट है. मान लो ये एक ही पॉइंट है. अब ये इस प्लेन के अंदर घूम रहा है भाग रहा है इस प्लेन के अंदर. अब भागते भागते जो उसके पदचिन्ह उमटेंगे इसके ऊपर जो छोड़ेगा पद चिन्हों को तो उसको मिला के पॉइंट्स ही रहेंगे ना वो. तो उन पॉइंट्स का सेट कह रहा हूं सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. तो उसको कहा गया है लोकस. मतलब सर्कल आपका लोकस है. कैसे फॉर्म हुआ तो एक पॉइंट के दौड़ने की वजह से. अब ये पॉइंट कैसे भी दौड़ रहा है क्या अगर कैसे भी दौड़ेगा तो अमीबा बन जाएगा. मतलब जो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं होता कोई कुछ भी हो सकता है. तो पॉइंट आपका प्लेन के अंदर दौड़ रहा है लेकिन दौड़ते समय एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दौड़ रहा है. कौन सी कंडीशन कि आपके पास इसी प्लेन के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है. एक पॉइंट फिक्स हो रखा है. मतलब इस पॉइंट ने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी दौड़ आगे बढ़ाई है. इस पॉइंट ने क्या दिमाग में रखा है कि मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए दौड़ना है. ना मैं थोड़ा भी बाहर सरकूंगा ना मैं थोड़ा भी अंदर आऊंगा. थोड़ा भी मतलब यहां पर भी नहीं और यहां पर भी नहीं. मुझे कहां दौड़ना है मुझे इस पॉइंट को दौड़ना है. ये पॉइंट अपने आप को दौड़ा रहा है इससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जिसको आप रेडियस कहते हैं. आ रही बात समझ में. तो ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गया कि भैया ये पॉइंट दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है. इसने बना दिया लोकस. मतलब ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिया. अब ये सारे पॉइंट्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भैया ये सारे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है. तो अगर इस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने h, k मान लिया और ये जो दौड़ रहा पॉइंट है ये तो जनरल पॉइंट है तो आपने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया. लोकस के ऊपर का एक पॉइंट इसका आपने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y. अब मुझे इस लोकस का इक्वेशन निकालना है. यहां लोकस कौन है सर्कल. ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. मेरी 12th खत्म हो चुकी थी फिर भी मुझे पता नहीं था लोकस क्या है. मतलब बेसिकली लोकस क्या होता है ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि लोकस क्या होता है. जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है वो होता है. लेकिन उसको कहने का अंदाज क्या है इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच सैटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. यहां ज्योमेट्रिकल कंडीशन कौन सी सैटिस्फाई हो रही है कि डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द लोकस इज फिक्स्ड कांस्टेंट. अब उस डिस्टेंस को आपने क्या नाम दे दिया r नाम दे दिया. मान लो वो डिस्टेंस आपने r बोल दिया. सर कुछ अलग शेप में भी तो सेम डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकते हैं उसको भी लोकस ही बोलेंगे क्या. बिल्कुल किसी भी. देखो होता क्या है अब जैसे ये आपका सेगमेंट है. अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा 9th 10th में ज्योमेट्री में. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो एक लाइन होता ही नहीं. लाइन होता ही नहीं. अब ये जो लाइन है दिस इज अ लोकस. क्यों लोकस है ये क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारे पॉइंट है. मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक पॉइंट ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया यहाँ से. अब वो दौड़ रहा है ऊपर दौड़ रहा है नीचे दौड़ रहा है. अब वो दौड़ते समय इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है किधर भी जा सकता है पूरे प्लेन में कहीं भी जा सकता है. लेकिन वो कहीं पे जा रहा है क्या उसने क्या ध्यान में रखते हुए दौड़ा. उसने ये ध्यान में रखते हुए दौड़ा कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उतना ही मेरा इस पॉइंट से डिस्टेंस है. अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो आगे मैं इधर भी जा सकता हूँ इधर भी जा सकता हूँ किधर भी जा सकता हूँ. लेकिन मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ कि जहां से फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस और ये इक्वल रहेगा. फिर मैं आगे ऐसी जगह पे जा रहा हूँ कि जहां से इस एंड पॉइंट का डिस्टेंस इसके बराबर रहेगा. तो आपके पास ऐसे सारे पॉइंट्स आ गए कि जिनका सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है. मैं डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है बोल रहा हूँ मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम नहीं है. ये और ये डिस्टेंस सेम नहीं है. इस पॉइंट का इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस है. ये बोल रहा हूँ. तो ऐसे सारे पॉइंट्स का जो जमावड़ा है जो कलेक्शन है जो सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए दौड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे लोकस. तो अब ये लाइन भी बन गया लोकस. अमीबा को छोड़ के सारे लोकस. क्योंकि अमीबा क्या होता है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता कोई कंडीशन फॉर्म नहीं कर रहा जैसी मर्जी वैसी
शेप बना रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये लाइन बन गया। अब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी सेगमेंट का क्या है? लोकस है। और ये कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इस लोकस के ऊपर के पॉइंट्स, इस लोकस के ऊपर के पॉइंट्स कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? कि भैया इसके ऊपर का पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट इज सेम। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब ये जो अब आपका पूरा धंधा क्या बताया मैंने? ओ भाई नींद नहीं लेनी है क्या? बाकी चीज कॉल देते कौन झोपू नका रे बाबांनो, झोपू नका। झोपायचं नाही, ठीक आहे। ए पूर्ण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मध्ये एकच काम करण्यात आलेले आहे। काय केलेले रे? की तुमच्या जो लोकस आहे त्या लोकसचं इक्वेशन काढायचं आहे। तुमचं सर्कल लोकस, त्याचं तुम्ही इक्वेशन काढलं, सर्कलच्या 1760 प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत, नंतर त्याचा अभ्यास केला। पॅराबोला काय? लोकस। प्लेन मध्ये एक फिक्स्ड पॉइंट आहे, एक फिक्स्ड लाईन आहे, एक पॉइंट पळायलाय, मोकार पळायलाय प्लेन मध्ये। कसा पळतोय? का रेशो 1 येतोय। त्या जो मोकार पळणारा पॉइंट आहे त्याचं फिक्स्ड पॉइंट पासून आणि फिक्स्ड लाईन पासूनचा जो रेशो घेतला तर तो 1 येतोय। ही ज्योमेट्रिकल कंडिशन आहे। मग आता ते जेवढा पॉइंट पळतोय आणि जो पाथ बनवतोय त्याच्यामुळे तुमचा पॅराबोला फॉर्म होतोय, त्याला तुम्ही म्हटलं लोकस ऑफ अ पॉइंट। सेम तुमचा इलिप्स आहे, सेम तुमचा हायपरबोला आहे। तुमची लाईन बी तर लोकसच आहे ना। एखादी लाईन पडलेली प्लेन मध्ये कुठे बी कशी बी वाकडी तिकडी, वाकडी तिकडी म्हणजे लाईन सरळच असते पण कशी बी पडली तिचं लोकस। त्याच्यावर बोलन मी कसं काय लोकस कळतंय का? लाईनचं इक्वेशन लिहिताना आपल्याला त्याचा वापर करावा लागेल ना। तुम्ही एक लक्षात घ्या बरं का, एक लक्षात घेऊन टाकावर आता लगेच का प्लेन मध्ये कोणती बी फिगर असली आणि तिचं तुम्ही इक्वेशन लिहितायत ना, तुम्ही लोकसचं इक्वेशन दिलेले त्याच्यामध्ये एक ज्योमेट्रिकल कंडिशन आहे। म्हणजे काय केलं तुम्ही माहिती का? काय केलं रे तुम्ही? नीट बोल। बाकीचे पॉइंट जे आहेत त्याला काढून टाकलं. नाही मला जे पाहिजे ते सांगा। बरं एक मिनिट। हा याचं इक्वेशन लिहूयात आपण। हा काय झालं रे? हा जो मोकार पाळणारा पॉइंट आहे याच्यापासून डिस्टन्स फिक्स्ड आहे r। मग ह्या लोकस वरती कुठेही पॉइंट घेतला तर त्याच्या ह्या पॉइंट पासून डिस्टन्स फिक्स्ड आहे r। मग आता तुम्हाला कळलं, ए भैया तू मोबाईल पाहतोय तू? या पहा मोबाईलने चांगली गोष्ट आहे कधीपर्यंत, जोपर्यंत त्याचा कन्स्ट्रक्टिव्ह यूज होतोय। आणि डिस्ट्रक्टिव्ह यूज म्हणजे काय? तुमच्या मनामध्ये अशांतता पसरवणं। गेमच्या माध्यमातून सोशल साइट्स आहेत, तुम्हाला मागच बोललो मी, मग सुधरा। समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो समय आपको सुधार देगा। ठीक है? हाँ, कुछ बच्चे अभी कोमा से बाहर नहीं निकले, बीच बीच में कोमा में जा रहे हो। जला आमच्याकडे ढगात जाणं म्हणतात, जाऊ नका इथं थांबा। भयंकर तंद्रा येते काहींना, डोळे पुढे ठेवून काही जण झोपताय। असं करू नका। हाँ गप्पा चालना करू लगेच। हाँ लक्ष्य दिया। तो इस लोकस का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या आएगा रे? डिस्टेंस फॉर्मूला कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो क्या इसको नाम देंगे? चलो इसको नाम दिया P। लेट P be any point on the locus having coordinate x, y and this is the center O। तो OP is the distance। OP is डिस्टेंस क्या आएगा? x minus h whole square plus y minus k whole square। अब ये OP कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है। अब आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो x minus h whole square plus y minus k whole square which is r square। तो ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। When your center has coordinate h, k and distance between the 2 points is r। तो इसी को सेंटर रेडियस फॉर्म बोला गया है सर्कल के अंदर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का धंधा क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए।
सर फिक्स डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं ना वो अब हो गया, वो अब खत्म हो गया वो फिक्स डिस्टेंस सारा खेल खत्म हो गया। आप बताइए क्या समझ में आ रहा है इससे? एक मेन चीज जो देकार को कहनी थी, ये देकार तो खतरनाक था, वो भयंकर था, जबरदस्त दिमाग। हाँ रेने देकार फिलोसॉफर होता, मॅथमॅटिशियन होता, मोकार माणूस होता, खतरनाक। हां तुम्हाला माहिती का जे देकरनं सांगितलेले, म्हणजे मला माहित नव्हतं देकरचं माझी थिंकिंग मॅच होती। म्हणजे मला काल कळलं की बाबा देकर माझ्या थिंकिंग मध्ये कुठेतरी इंटरसेक्शन आहे, म्हणजे कॉमन पॉईंट आहे। देकरचं म्हणणं होतं तुम्हाला जर एखाद्या गोष्टीमध्ये मास्टर व्हायचंय किंवा तुम्हाला एखादी गोष्ट चांगल्या पद्धतीने शिकायची तर तुम्ही सोप्याकडून अवघडाकडे जा, तुम्ही सोप्याकडून अवघडाकडे जा। आणि माझी पण तीच जर्नी होती। मी पहिले येडा होतो 4 वर्षापूर्वी, येडा होतो म्हणजे मला काय 11वी बारावीचं माहित नव्हतं। म्हणलं बाबा आता आपल्याला 11वी बारावी शिकायचं, आलोक सरनं फोन केला येऊन जा म्हणे। आमची काही ओळख नव्हती अशी, एका तिसऱ्या माणसाकडून यांना चांगला माणूस पाहिजे होता, त्या तिसऱ्या माणसाला वाटलं ह्याच्यापेक्षा चांगला माणूस पृथ्वीवर दुसरा नाही। डेडिकेशन वाला आहे की नाही, काम व्यवस्थित करणारा। मग आलोक सर नंबर दिला, आलोक सरने मला बोलले, आमचं झालं इंटरव्ह्यू 2 मिनिटाचा। मोठ्या लोकांचं तसंच असतं, मोठा माणूस दुसऱ्या मोठ्या माणसाला लगेच जज करून घेतो, बरोबर आहे? ते माणूस तर मोठा आहेच आहे समजा आपल्या क्षेत्रामधला लिजंड माणूस आहे ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये, मॅथमॅटिक्समध्ये। हे क्वेश्चन स्वतः तयार केलेले बघ, ते जे मॉड्यूलचे आहेत ना त्यातले बरेचसे क्वेश्चन सरांनी स्वतः तयार केलेले आणि क्वेश्चन नंबर सुद्धा नाही त्यांना काही। हा तसं म्हणू शकता तुम्ही, मला तसं काही मी बघितलेलं नाही, पण मला हे माहिती आहे की पहिले ज्यावेळेस ते हैदराबादला होते त्यावेळेस त्यांच्याकडे हेच काम होतं की नवीन नवीन क्वेश्चन फॉर्म करायचे, ते आणि त्यांच्या टीममधले दिसले, त्याच्यामुळे ते थोडं वेगळ्या लेवलचे काय, म्हणजे जसं समजा ते द्रोणाचार्य तुम्ही अर्जुन आहे बाबा असं, त्यांचं शिष्यच आहे ना मी असं। तर काय सांगत होतं, इंटरव्ह्यू 2 मिनिटाचा इंटरव्ह्यू झाला ना, तेव्हा येऊन जाऊ आपण, तुम्हाला काय करायचं करा म्हणजे काय ते नाव वगैरे असेल, नाव ऐकलं त्यांनी माझं, ते ये बंदा हमको चाहिए बस। मग आल्याच्या नंतर मला मी त्यांना विचारलं, पहिले इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं तुम्ही काम काय करायचं, म्हणजे मला बी नाही माहिती भाऊ, तुम्ही येऊन जा तुम्हाला काय करायचं करा नाही, त्यांच्या हिशोबाने काय। मग मी का सांगत होते मी विसरून गेलो, मेन मुद्दा देकारचा देकार। तर मला मी काल एक भारी टीचर आहे इंडियातलं, त्यांचा इंटरव्ह्यू ऐकत होतं लंडन टॉपवरती। तर त्यांनी ते फिलॉसॉफीचे टीचर UPSCला वगैरे शिकवतात, विकास दिवेकीर्ती अवध ओझा, विकास दिवेकीर्ती सर पण मला आवडतं। म्हणजे हे 3-4 जे टीचर आहेत ना, हे 4 जे टीचर आहेत यांनी एक टीचर म्हणजे धीर गंभीर मुद्रा धारण करून वर्गात येऊन पोरांना झोपवणार, म्हणजे अशा पद्धतीने शिकवणार, ही व्याख्या त्यांनी मोडीत काढली। याच्यामध्ये विकास दिवेकीर्ती, अवध ओझा, खान सर आणि अलक पांडे सर, 4 लोक असे की यांनी टीचिंगचं म्हणजे स्वतःच्या नॅचरल गोष्टीला वाव दिला त्यांनी उगाच असं काहीतरी गंभीरपणा करायचा आणि ह्या गोष्टी करायच्या असं नाही, आणि ते नॅचरल होतं त्यांच्याकडे, बरोबर आहे? बरं, तर ते ओझा सर सांगत होते की बाबा देकारचं असं म्हणणं होतं की तुम्हाला एखादी गोष्ट शिकायची असेल चांगल्या पद्धतीनं तर तुम्ही त्या गोष्टीसाठी सोप्यातून अवघडाकडे जा। तुमचा प्रवास उलटा चालू झाला, तुम्ही जेईचं प्रिपरेशन करत असताना तुम्ही सोप्यातून जेईकडे जायला पाहिजे होतं ना, तुम्ही स्टेट बोर्डच्या टेक्स्टबुकला एकदमच वाळीत टाकणं म्हणत नाहीत का आपण, आणि मग तिकडे ते असं भयानक दिसायला लागले क्वेश्चन, मग ते देकारचे फिलॉसॉफी मॅच नव्हतं ना, लक्षात आलं का? आणि ती जबरदस्त गोष्ट सांगितली तुम्ही एकदमच हुसेन बोल्ट झाले का
म्हणजे जन्मलेले लागले पळायला का? पहिले रागत होते, मग हात धरून थोडंफारचा उभं राहायचा प्रयत्न करायचे, बरोबर आहे की नाही? मग घरच्यांचं कौतुक पाहायचं, अरे उभं राहिलं म्हणले घरचे टाळ्या वाजवायचे, मजा करायची, त्याला वाटत उभं राहण्यामध्ये लई मोठेपण आहे. मग ते उभं राहून थोडं थोडं भीतील धरून इकडे तिकडे धरून चालायचं, आपटायचं, पडायचं, लागायचं, असं करत करत चालायला शिकलं. पुन्हा स्नायू बळकट झाले, पुन्हा थोडंसं बाहेर मोकर हिंडायला शिकलं. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप गोष्टी होत्यात ना सगळ्या, बरोबर आहे की नाही? मग माझं म्हणणं होतं की बाबा स्टेप बाय स्टेप केलं तर तुम्ही कितीही मोठी गोष्ट साध्य करू शकता. चला ठीक आहे. हां, हे का सांगितलं ते नाही माहिती मला. बरं, हा आता मला तुम्ही सांगा, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री मध्ये आपण काय करतोय बघा, की ज्या काही जॉमेट्रिकल फिगर्स आहेत त्यांना अल्जेब्रिकली पाहण्याचा प्रयत्न करतोय. सगळ्या जॉमेट्रिकल फिगर्सचं तुम्ही इक्वेशन बनवताय, ते फक्त आणि फक्त पॉसिबल झालं तुम्हाला. हे बघा, जॉमेट्रिकल फिगर्स आहेत प्लेन मधल्या, म्हणजे तुमच्याकडे पॉइंट्सला जोडूनच बनलेले आहेत ना. पॉइंट्सला कोऑर्डिनेट आला आणि त्या कोऑर्डिनेटमुळे तुम्ही काय केलं, हे जे सर्कल आहे, पहिले सर्कल म्हणल्याच नंतर तुम्ही फक्त असं काढून दाखवू शकत होते. आता तुम्ही इक्वेशनच्या माध्यमातूनही सांगू शकता सर्कल आहे बाबा. लक्षात येते का? पहिले आपल्याकडे लिमिटेशन काय होतं, हा चला बाबा हे सर्कल आहे, पण आता हे इक्वेशन म्हणजे सुद्धा सर्कल आहे. आणि हे कसं साध्य झालं? क्योंकि हमने लोकस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और हमने बताया कि भैया हर ज्योमेट्रिकल फिगर को अलजेब्रिक वे से स्टडी कर सकते हैं. और ये जायज भी क्यों है? क्योंकि ये इस सर्कल को यही रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे पता चल रहा है? तो इस सर्कल के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है उनके सारे कोऑर्डिनेट्स इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को. एक्स और वाई की जगह वो वैल्यू डालिए, सेटिस्फाई करेगा. तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर फिगर को इस इक्वेशन से डिनोट किया जा सकता है, बताया जा सकता है. तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि आप फिगर्स को इक्वेशंस के माध्यम से दिखा पा रहे हो. तो लोकस क्या है? लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स है विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. और क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गई तो उन सारे पॉइंट्स को आपने एक इक्वेशन से बस दिखा दिया. आई बात समझ में? तो बस ये पूरा धंधा यही चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. अलग अलग तरीके के लोकस आएंगे आपके सामने, उसका इक्वेशन आपको लिखना है. क्लियर है? अब लोकस का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके पास जो भी लोकस दिया गया है उस लोकस के ऊपर का एक जनरल पॉइंट ले लीजिए. आप कोई भी एक पॉइंट ले लिया और वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो है उसको अप्लाई कर दो, आपको लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा. आई बात समझ में? तो ये कळतं का? तो हमारा तुम्हाला लोकसचा अर्थ कळाला का? त्याच्यामध्ये लिहून घेण्यासारखं काही नाहीये. तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. और उसके ऊपर के जो भी एग्जांपल दिए उसको सॉल्व करना है, पहचानना है उसके अंदर की ज्योमेट्रिकल कंडीशन कौन सी आ रही है. और क्योंकि उस लोकस का इक्वेशन लिखना है और सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा इक्वेशन लिखना है. लोकस का इक्वेशन लिख रहे हो मतलब सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हो ना. तो आप जनरलाइजेशन करेंगे. एक्स और वाई क्या है? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. आपने जनरलाइज तरीके से बता दिया कि हम उसको एक्स बोलेंगे और वाई बोलेंगे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को. अब ये हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना स्कूल में, कि आपके क्लास को रिप्रेजेंट करता है. स्कूल रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्कूल को रिप्रेजेंट करता है. कहीं खेलने जा रहे हो, इंटर कॉलेज इंटर स्कूल स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो आपके स्कूल की तरफ से जो 11 लड़के जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे. उन 11 लड़कों के दम पर आपका स्कूल रिप्रेजेंट हो रहा है. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, लोकस का इक्वेशन लिखते समय हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं. समझ लो बात को? और जनरल पॉइंट ले लिया मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो गया, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स और वाई में. तो एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, उस लोकस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सभी के कोऑर्डिनेट्स है, वो सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कहते हैं क्या? हाँ, तो ये हो गया लोकस का कॉन्सेप्ट. अब हम लोग चलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की तरफ. और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन समझने के बाद हम लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. ठीक है? हाँ, तो थोड़ा सा नींद से बाहर आओ. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ए भैया, हाँ इसमें लिखना पड़ेगा हमें. देखिए नाम से ही पता चलता है शिफ्ट का मतलब क्या है. हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं उस्मानपुरा में. हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं उस्मानपुरा में. इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. शिफ्ट का यही मतलब होता है ना. आप लोग भी कहीं से कहीं शिफ्ट हो चुके हो,
घर से यहाँ शिफ्ट हुए अभी टेम्पररी, फिर घर पे जाओगे। तो अब यहाँ किसका शिफ्ट होने जा रहा है? ओरिजिन का। तो इसका क्या मतलब लेना है हमें? देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैंने ले लिया, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये मैंने ले लिया। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल x, स्मॉल y। क्लियर है? मैंने इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस को मद्देनजर रखते हुए लिखा है। अब ये जो आपका ये जो इन दो पॉइंट का इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट होता है आपके पास 0, 0। ठीक है? अब ये आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके रिगार्डिंग इसके रिलेटिव आपने पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रखा है। अब आपको इस पॉइंट को इस ओरिजिन को उठाना है और आपको शिफ्ट करना है। आपने इसको उठा लिया, आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, कहीं पे भी शिफ्ट किया, कहीं पे भी कर सकते हो आपकी मर्जी। ठीक है? बस शिफ्ट करते वक्त एक बात याद रखनी है कि इस फ्रेम को बिगाड़ना नहीं है। ये फ्रेम कैसी है? ये फ्रेम दो लाइंस की परपेंडिकुलर फ्रेम है। आ रही बात समझ में? ये ऐसी फ्रेम है ना आपके पास, ये ऐसी फ्रेम है। आप शिफ्ट करेंगे तो कैसा शिफ्ट करेंगे? उठा के ऐसा रखेंगे। इसको तिरपा तारपा करेंगे क्या? जैसे आपने तिरपा तारपा कर दिया तो ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया और एक्सिस भी रोटेट हो गया, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। आ रही बात समझ में? तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जब कहते हैं तब एक्स एक्सिस को पैरेलल अपना नया एक्स एक्सिस रहेगा और जो ओरिजिनल वाई एक्सिस है उसको पैरेलल नया वाई एक्सिस रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट किया, अब जो मेरा नया ओरिजिन आ रहा है ऑब्वियसली वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा। तो पुराना एक्स एक्सिस जो है उसको मेरा नया एक्स एक्सिस पैरेलल है और जो पुराना वाई एक्सिस है उसको मेरा नया वाई एक्सिस पैरेलल है। मैं ऐसे करूंगा कि शिफ्ट ना, फिर ऐसे किया तो फिर और रोटेशन की इसमें जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन और अलग तरीके से ढूंढना पड़ेगा, उसमें एंगल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है? हाँ, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं कि मैंने इस ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब जो मेरा अब नया एक्स एक्सिस है वो ये है और जो मेरा नया वाई एक्सिस है वो ये वाला है। तो इस जो नया ओरिजिन है आपका, जहां पर आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट h, k है और ये किसके रिलेटिव में है? ओरिजिनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिलेटिव में। आई बात समझ में? तो ये जो आपका ओरिजिन शिफ्ट हुआ है कौन से पॉइंट पर शिफ्ट हुआ है? ऐसे पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। काहीच नाही होते, फक्त ओरिजिनला इथून उचलून इथे नेऊन ठेवलेले। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसको x डैश बोलिए, इसको y डैश बोलिए, कोई भी एक नया एक्स एक्सिस और एक नया y एक्सिस। अब सवाल ये है, सवाल को समझिए, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में क्या समझना है? हाँ, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में क्या समझना है हमें? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में ये समझना है कि मेरे पास पहले एक पॉइंट दिया हुआ था, उसका कोऑर्डिनेट था x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट था, आपके पास कुछ ना कुछ था। अब ओरिजिन के शिफ्ट होने पे इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं? इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आप क्या लिखेंगे? सवाल समझ में आ रहा है? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी थे अब वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? ये कोई नया हम थोड़ी ना ले रहे हैं, हमें इसके रिलेटिव ही देखना पड़ेगा। ओरिजिनल का अस्तित्व हम मिटा नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो चेंज जो हो रहा है वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मुझे उसी पॉइंट्स के जो नए कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं उसमें पुराने का भी कुछ सहयोग रहेगा। अब बात करते हैं कि जब ये पॉइंट आपके पास था जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपने स्मॉल x और स्मॉल y माना था, तो इसका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस आपका हो गया स्मॉल x, ठीक है? और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये हो गया स्मॉल y। अब नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं कहता हूं कैपिटल X, कैपिटल Y। तो ये जो कैपिटल X, कैपिटल Y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, वो किस एक्सिस को ध्यान में रखते हुए हमने लिखे हैं? इस x एक्सिस को और इस y एक्सिस को ध्यान में रखते हुए। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर कैपिटल X है, इसका मतलब इस पॉइंट का इस y एक्सिस से डिस्टेंस दिया है कैपिटल X। समझ में आ रही बात? और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैपिटल Y है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ?
कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिया गया है कैपिटल वाई। तो हमारे पॉइंट्स के पुराने कोऑर्डिनेट से स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई और हमारे पॉइंट्स के नए कोऑर्डिनेट से स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि जो एक ही पॉइंट है उसके पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कुछ कोऑर्डिनेट आए हैं, नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कुछ कोऑर्डिनेट्स आए हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन आपके सामने क्लियर है। चलिए मुझे बताइए, अब ये जो आपका ओरिजिन है ना, नया ओरिजिन, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से है। तो इसका x कोऑर्डिनेट है h, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, h हो गया, और इसका y कोऑर्डिनेट है k, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया k। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये आपका x है और इधर वाला h है, तो दोनों को मिला के स्मॉल x बन रहा है। स्मॉल x कैसे बन रहा है, नया कोऑर्डिनेट और h। स्मॉल y कैसे बन रहा है, कैपिटल Y प्लस k। यहाँ पे इसको यहाँ तक लेता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कुछ और है ना। सही है। तो क्या रिलेशन मिला आपको कि एक ही पॉइंट है, उसका पुराना कोऑर्डिनेट स्मॉल x इज नथिंग बट नया कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में जो नया ओरिजिन मिला है उसका x कोऑर्डिनेट h, और स्मॉल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल Y प्लस k। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, x एंड y आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट रिगार्डिंग ओरिजिनल x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट रिगार्डिंग न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई बात समझ में? तो इसी से आप कैपिटल X और कैपिटल Y भी निकाल सकते हो, वो रहेगा स्मॉल x माइनस h वगैरह वगैरह। तो एक मेन बस यही रिलेशन याद रखिए, बात खत्म हो गई। आता है इतना बताने के बाद अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में समझ आएगा। बस कोशिश कीजिए इतना समझने की कि पूरा एक ही पॉइंट के पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस और नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या संबंध है। तो पुराना जो है उसको हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं और नया जो है उसको कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ चलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। आप खड़े रह के ये लिख लीजिए इधर उधर बुड्ढे हिला के, ताकि आपकी नींद चली जाए। नहीं खड़े रहो। हाँ लिखो बेटा, इसको लिखो। चला देखो पहला एक्सरसाइज है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस लोकस के जो होते हैं वो ये बेटा कुछ नहीं बेटा, फोन आया है। आजकल के दौर में ये होता रहता है, फोन सबके पास है, कॉमन हो गया भाई, इसके लिए इतना आश्चर्य नहीं होगा। हां ए मंदर ये लक्ष्य दे यार, तू भीतर लेवर का तो लक्ष्य दे। एक ध्यान में रखिए, लोकस के अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे क्वेश्चन। ये तो इसमें तो जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको लोकस समझाएगा थोड़ा सा, और सीधे सीधे कंडीशन सामने से ले दे के मार रखी है, फेंक के मारी आपको कंडीशन। तो उसमें दिमाग लगाना है क्या ना। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 5.1 इफ, पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ a हैज कोऑर्डिनेट 1,3 एंड b हैज कोऑर्डिनेट 2,1 आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट p सच दैट। अब सच दैट मतलब कंडीशन दे रखी, क्या कंडीशन है, pa इज इक्वल टू pb। अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। उन्होंने पूछा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट p। लोकस ऑफ पॉइंट p का मतलब क्या होता है, p पॉइंट मूविंग पॉइंट है, प्लेन के अंदर एक p नाम का पॉइंट मूव हो रहा है। किस तरीके से मूव हो रहा है, तो वो पॉइंट a से जितना डिस्टेंस बना रहा है उतना ही b से बना रहा है। मतलब ये वही वाली बात होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बात होगी। आ रही बात समझ में? क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट p। जिस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए बोला जाता है वो पॉइंट मूविंग पॉइंट होता है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या पकड़ेंगे, लेट p हैज कोऑर्डिनेट x, y। लोकस
उसी पॉइंट का लोकस निकालना है ना, वो पॉइंट मूविंग है। आ रही बात समझ में? तो P इज हैविंग x कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट y मान लिया। अब कंडीशन क्या कहती है कि PA इज इक्वल टू PB, P इज इक्वल टू BB। तो PA क्या है बेटा? PA क्या है? रूट के अंदर P का कोऑर्डिनेट ये है, A का कोऑर्डिनेट ये है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और PB क्या है? रूट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कंडीशन क्या दी है कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे? PA इज इक्वल टू PB दे रखा है, तो दिस डिस्टेंस दैट इज रूट के अंदर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड में तो हटा दिया, अब जो बचा उसका एक्सपांड किया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो y स्क्वायर x स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, सबको एक साइड में ले आइए, तो क्या मिलता है? ये माइनस 2x है, 4x इधर आएगा तो 2x बचेगा, ये माइनस 6y है, 2y इधर आएगा तो माइनस 4y बचेगा, और ये 9 प्लस 1 10 है, और ये 5 इधर आएगा तो 5 बचेगा। So this is the equation of required locus। अब ये इक्वेशन तो लाइन का इक्वेशन है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया ना। देखो बोला क्या जा रहा है, ए और बी दो पॉइंट से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के दो पॉइंट से, कहीं पर भी है वैसा मान लो ये पॉइंट से, तो पी पॉइंट क्या है? पी पॉइंट ऐसा है कि जो ए और बी से सेम दूरी बनाए चल रहा है, जैसे मतलब पी पॉइंट पहला पॉइंट तो मिड पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट मूव करेगा तो पहले मान लेते मिड पॉइंट पर है, फिर वो कैसे भागेगा? ऐसे भागेगा नीचे इनफिनिट और ऐसे भागेगा ऊपर इनफिनिट। क्यों? क्योंकि ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी दूरी ए से जितनी है उतनी बी से होती है, जितनी दूरी ए से है उतनी बी से है, जितनी दूरी बी से है उतनी ए से है। तो ये लोकस ऑफ पॉइंट है आपका, ये जो लाइन है दिस इज द लोकस। इस पी पॉइंट का लोकस क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसका इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें कुछ करने जैसा था क्या? आपने लेट एक कोई भी पॉइंट ले लिया लोकस के ऊपर का पी, इन जनरल पॉइंट लिया, लोकस का इक्वेशन लिखना है, और वो लोकस, ये जो लोकस है ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि पीए और पीबी बराबर है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के उनको आमने सामने कर दिया और आपको लोकस का इक्वेशन मिल गया। नहीं समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नंबर 2। हाँ, अब 2 मुझे बताइए, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगेन 2 के अंदर क्या बोला है? ए हैज कोऑर्डिनेट -5,2 -5,2, बी हैज कोऑर्डिनेट 4,1। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P which is equidistant from A and B। अब वही बात दी है, बस थोड़ा अलग अंदाज, शब्दों का खेल है सब। क्या बोला है? लोकस ऑफ पॉइंट P निकालिए जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, मतलब लेट P be any point on locus अगर लेते हैं, any point on locus, वो तो खुद उन्होंने दिया है कि P पॉइंट है करके लोकस के ऊपर का, और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, मतलब क्या? PA इज इक्वल टू PB दिया है, P इज इक्विडिस्टेंस मतलब क्या? P का A से जितना डिस्टेंस है उतना P का B से है, मतलब PA इज इक्वल टू PB दिया है। आगे ने सेम तरीके का क्वेश्चन हो गया, कर सकते हैं। कळत नाही करते मला येडवून बघतो तुम्ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ए का कोऑर्डिनेट क्या है रे? 2,0, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स BP। एक ही बात है, फिर से वही है, AP इज इक्वल टू BP दिया होता तो पहले 2 के जैसा बन जाता, 2 टाइम्स दिया है, बस यही कंडीशन यूज करना है और खेल खत्म करना है। अब AP क्या हो जाएगा और P पॉइंट क्या है लोकस के ऊपर का, तो आपने उसको एक y बोल दिया, तो AP क्या हो जाएगा बेटा? रूट के अंदर AP क्या हो जाएगा? x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, which is equals to 2 टाइम्स ऑफ BP मतलब क्या? B into P, सॉरी BP, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। हो गया? हाँ, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? इसको सीधा एक्सपांड कर दूं क्या? x² - 4x + 4 + y²। स्क्वायर किया है तो ये 2 का 4 करना ना भूले,
नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट जा रहा है ना, तो 2 का 4 बन जाएगा। और यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। बताइए समझा कि नहीं समझा? सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल ये थर्ड क्वेश्चन है। बुक के अंदर तो पहला स्ट्रेट लाइन हाँ, ये वो तो बुक straight line नहीं है ना। ना ये तो 12th की बुक है, ये तो 11th का 5th टॉपिक है, पार्ट 1 का। 11th के पार्ट 1 का 5th टॉपिक है। मैंने लिखा भी तो है, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एक्सरसाइज 5.1 11th का 5th टॉपिक है, ठीक है। हाँ ये करते करें तो इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। If A has coordinate 4,1, A has coordinate 4,1 and B has coordinate 5,4. 5,4, क्या बोल रहे हैं? Find the equation of the locus of a point if PA square A हे परत तसंच आहे रे, सेम परत तेच आहे PA square। हाँ कर लेंगे आप लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A has coordinate 2,4 and B has coordinate 5,8। क्या बोल रहे हैं? Find the equation of the locus of point P such that PA square minus PB square is equals to 13। परत तसंच। PA square मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। सीधा क्या लिखेंगे? P पॉइंट आपका x y होगा, A पॉइंट ऑफ लोकस। तो PA square मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। रूट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख सकते हो? x minus 2 whole square plus y minus 4 whole square माइनस ब्रैकेट के अंदर PB square मतलब क्या? x minus 5 का whole square plus y minus 8 का whole square which is equals to 13। हो गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, काट छट करेंगे, जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। आ रही बात समझ में? हां क्वेश्चन नंबर 6। A और B का कोऑर्डिनेट दिया है, A का कोऑर्डिनेट दिया 1,6 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया है 3,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट सेगमेंट AB सबटेंड्स राइट एंगल एट P। हाँ अब ये इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन पहचानना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दी है? such that segment AB subtends right angle at P. इथे चालू कर रेकॉर्डिंग। बरं झालं रे, घाबरलो परत सगळं सांगतो। ए मला सांगा, हाँ अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है? A और B 2 पॉइंट्स है और ये 2 पॉइंट को जोड़ के जो सेगमेंट बन रहा है, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सेगमेंट है मेरे पास A एंड B। A का कोऑर्डिनेट क्या है रे? 1,6 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,5। ये सेगमेंट क्या कर रहा है? दिस सेगमेंट AB सबटेंड्स राइट एंगल एट P। सबटेंड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी 90 डिग्री का एंगल है उसके जो 2 बाहुबली है वो यहाँ पर टच कर रहे हैं। और आपको पता है कि सर्कल का जो सेमी सर्कुलर आर्क होता है बेसिकली ये डायमीटर बन गया ना। जैसे मान लो कि आपने एक 90 डिग्री दिखेगा ऐसा एंगल निकाल दो, ये दिख रहा है क्या? 90 दिख रहा है 90। इसमें सबटेंड कर लिया एंगल, इसको बोलते हैं कि सेगमेंट AB सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल। कहां पर? एट पॉइंट P। अब ऐसे कितने पॉइंट्स है प्लेन में कि जहां पर ये सेगमेंट 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर सकती है? बहुत है और वो बहुत कहां पर है? सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। देखो कैसे, ये सर्कल है मान लीजिए आप, ये सर्कल है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका डायमीटर बन जाएगा ये, और ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेगमेंट 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लोकस के ऊपर के पॉइंट्स कौन से हैं? जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। आ रही क्या बात समझ में? हाँ? तो अब अगर इस कंडीशन को अगर आपको बांधना है इक्वेशन में,
तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप लोग? पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे। P का पॉइंट, P लोकस के ऊपर का कोई भी पॉइंट है तो x, y बोल दिया, फिर क्या हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो कंडीशन क्या होगी? PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई। अब याद रखना पहले 5 क्वेश्चन में ये कंडीशन हाथों हाथ दे रखी थी, सामने से दिया हुआ था। इस बार दिया क्या सामने से? नहीं, इस बार आपको ढूंढना पड़ा। जैसे आप यहाँ तक पहुंच गए, अब तो खेल खत्म है। PA स्क्वायर मतलब क्या? P और A के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, मतलब क्या होगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? PA स्क्वायर हो गया। PB स्क्वायर मतलब क्या? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या हो गया? हाँ, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर। बताइए इसको सॉल्व कर पाएंगे? थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। कंडीशन समझ में आई? लिखना है? लिखना नहीं है लेकिन इसको सॉल्व करना है। लोकस समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। देखो लोकस के ऊपर खत्म करा दिए क्वेश्चन, अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर स्टार्ट हो गए। अब आपको क्या करना है? बिजनेस के क्वेश्चन घर जाके सॉल्व करना है लोकस के ऊपर के। देखो कुछ वेरिएशन मिलता है क्या? नहीं मिलता है तो टारगेट में जरूर मिलेगा। टारगेट में भी क्लासिकल के आसान हो सकते हैं, क्रिटिकल और कॉम्पिटिटिव देख लीजिए। तो एक सर्टेन स्टेज तक आप लोकस के क्वेश्चंस कर लोगे। अब ये मुश्किल है क्या घर जाके करना? ये निपट जाएगा ना वही की वही। हाँ, तो इसको करना है। अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के देखिए क्या कहा गया है। 7th क्वेश्चन, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O डैश 2,3। मतलब क्या है? O डैश मतलब क्या? आपका पुराना ओरिजिन था 0,0, उसको शिफ्ट कर दिया तो उसको बोला O डैश, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। शिफ्ट कैसे किया है कि जो नए एक्सिस है दे आर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, मतलब रोटेशन हुआ है कि यहाँ पे? नहीं। हाँ, और हमारे सिलेबस में है भी नहीं रोटेशन। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं। ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,3 है एंड बी पॉइंट है 2,5। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब जिनको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन समझा नहीं था वो लोग यहाँ पे ध्यान दें। आपका ओरिजिन शिफ्ट हुआ है इस पॉइंट पर O डैश। अब ये आपका नया ओरिजिन है, मतलब ये क्या हो गया रे? H, और ये क्या हो गया? K। ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे नए ओरिजिन को? H, K दिए थे, याद है? तो ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है उससे आपको मिलेगा H और K का वैल्यू। तो H का वैल्यू हो गया 2 एंड K का वैल्यू हो गया 3। अब आपको क्या, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लिख रखे हैं। पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब आपके पास क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्मॉल x का वैल्यू हो गया और स्मॉल y का वैल्यू हो गया, क्योंकि पुराने कोऑर्डिनेट्स को हम लोग स्मॉल x और स्मॉल y से डिनोट करते थे। अब इसी पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें निकालना है कैपिटल X क्या होगा एंड कैपिटल Y क्या होगा आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद इसी पॉइंट्स के नए कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे। तो क्या रिलेशन है हमारे पास? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h है, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k है। काही मुलांचं लक्ष नाहीये, काही मुलं नुसते पाहतात। काही नाही, जांभळी गिळून घेतली त्यांना वाटलं जांभळी जाऊया बाबा पुन्हा काहीतरी बोलेल मंदार 3-4 जांभळ्या गिळल्या नंतर अरे संसारी जा रहे हो मेरा। हाँ चलो x का वैल्यू कितना है 1, कैपिटल X निकालना है उसको वैसे रखो। h का वैल्यू कितना है 2, तो बताइए कैपिटल X कितना हुआ? y 3, कैपिटल Y प्लस k कितना है 3, तो कैपिटल Y कितना हुआ 0। देयरफॉर a के नए कोऑर्डिनेट, देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ए आर -1, 0। बताइए बी के निकाल पाओगे? सेम तरीके से बस ये ध्यान में रखना है कि ओरिजिन जहां पर शिफ्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग एच और के का वैल्यू लेना है। पुराना कोऑर्डिनेट है तो स्मॉल x स्मॉल y से डिनोट करना है और नया कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y से। तो इसके अंदर का b जो है आपको होमवर्क के लिए रख देता हूं, अगला क्वेश्चन हां जो भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, हां क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ओरिजिन इज शिफ्ट हां हां बहुत तो देखना है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट o डैश 1,3, मतलब ये है आपका h का वैल्यू, ये है आपका k का वैल्यू। द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिन एक्सिस, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए होगा, मतलब इसके अंदर जो दिए हैं c के जो कोऑर्डिनेट 5,4 दिए हैं, ये कैपिटल X और कैपिटल Y है और निकालना स्मॉल x है और स्मॉल y है। करते और दूसरे इसके अंदर दूसरा भी एक क्वेश्चन है b जो 3,3, ये भी क्या दिया है, दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y एंड वी हैव टू फाइंड स्मॉल x एंड स्मॉल y बाय यूजिंग सेम रिलेशन। यही लिखा है। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट a क्या दिया है 5,14 changes to b 8,3 by shift of origin, find the coordinates of the point where the origin is shifted। नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, h और k निकालना है। तो क्या बोला है, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,14 और नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8,3। अब पूछ रहे हैं कि ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये बताइए। ए कर देगा, क्या दिया है कि पुराने कोऑर्डिनेट्स ये थे, नए कोऑर्डिनेट्स ये है। आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से, आपका पॉइंट यहाँ से इस कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हुआ है। हाँ तो h के निकालना है, तो कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो स्मॉल x क्या है 5 इज इक्वल टू x क्या दिया हुआ 8 प्लस h, तो h कितना हुआ स्मॉल y कितना दिया 14 इज इक्वल टू y कितना दिया है 3 प्लस k, बरोबर ले लेंगे। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, तो o डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -3, 9 10 oh 10। Obtain the new equation of the following loci loci। ज्यादा इक्वेशन दिए है ना, लोकस सिंगुलर प्लूरल लॉकी हथौड़ा थॉर लोकी का लोसाय म्हणतात त्याला लोकी सर काय म्हणतात कोणते आप लोग सर काय म्हणतात ॲव्हेंजर्स थोडी बघत असतात लोकी म्हणतात लोकी ॲव्हेंजर्स थोडी बघत असतात अरे येड्या प्रोनाउन्सिएशन काय करते ते म्हणले का बरं काय लो आला नाही तुम्हाला प्लुरल फॉर्म लोसाय लोक काय काढवा बघायला नाही आलं काय गोष्ट करतात सर्च इंग्लिश भारी म्हणून म्हणलं त्यांना प्रोनाउन्सिएशन माहिती असतं जसं मला बीड बायपासला एक हॉटेलचं प्रोनाउन्सिएशनच करता येत नाही फंक्शनचा हॉल वगैरे काहीतरी फ्रेंच काहीतरी वर्ड आलो तर सांगा तुम्हाला हा ते आपण वाचतो तसं ते रॉन दे यू का काही म्हणते त्याला मी जितके वेळेस बीड बायपास वरून जात होतो तितके वेळेस त्याच्याकडे बघायचा प्रयत्न करत त्याचं नेमकं म्हणणं काय चल जाऊ दे हे तर हे काय बेसिकली हे तुम्हाला मी इथे लिहून देतो याला काय म्हणायचं तुमचं तुम्ही म्हणा आणि obtain the new equations of the following loci if the origin is shifted to अरे बोलना करेले आणि ना if the origin is shifted to o dash 2,2 the direction of x is remaining the same। हे बघा तुम्हाला काय दिलेले
3x minus y plus 2 is equals to 0. दूसरे इक्वेशन दिलेले x square plus y square minus 3x is equals to 7. तीसरे इक्वेशन दिलेले xy minus 2x minus 2y plus 4 is equals to 0. आणि चौथे इक्वेशन दिलेले y square minus 4x minus 4y plus 12 is equals to 0. त्यांचं काय म्हणणं आहे, जुन्या कोऑर्डिनेट एक्सिस नुसार, पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आपके जो भी लोकसेस थे, लोकसेस नहीं बोलते, जितने भी लोकस थे आपके, मतलब जितने भी लोकाए थे, लोसी थे, लोकी हैं, तो ये वी हैव 4 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ 4 लोकस, तो इसलिए उन्होंने लॉकी बोल दिया कि कई सारे हैं। तो इन चारों का इक्वेशन दिया है, लेकिन पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से दिया है। तो आपको बोल रहे हैं कि अब उस एक्सिस का काम खत्म हो गया, हमने ओरिजिन को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया। तो वो बोल रहे हैं कि इस एक्सिस के हिसाब से ये इक्वेशंस आप कैसे लिखेंगे। तो x की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नए से ओरिजिन के हिसाब से आपके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैपिटल X कैपिटल Y होंगे। कर देगा। हाँ, तो देखिए नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से आपका सेंटर है H2 K2, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब पुराना कोऑर्डिनेट एक्सिस था x, y, तो उसके जगह नया क्या आएगा, x is equals to x plus h, y is equals to y plus k। तो x is equals to क्या होगा, x plus 2, y is equals to y plus 2। तो x is equals to x plus 2, y is equals to y plus 2। ये दोनों को रिप्लेस करना है आपको। देखो स्मॉल x और स्मॉल y क्या था, स्मॉल x और स्मॉल y क्या है, पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से x और y कोऑर्डिनेट थे। अब नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कैपिटल X और कैपिटल Y है ना, तो इसी इक्वेशन को नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा। तो x को रिप्लेस कर दो x+2 से, स्मॉल y को रिप्लेस कर दो y+2 से। तो पहला इक्वेशन नए सिरे से कैसे दिखेगा, नए तरीके से कैसे दिखेगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से कैसे दिखेगा। तो 3x minus y plus 2 is equals to 0। ये पुराना लूप था उसका, अब लूप बदल चुका है क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है। तो 3 into x की जगह पर क्या आएगा, x plus 2 minus y plus 2 plus 2। मतलब बात बहुत सिंपल है, नया इक्वेशन बनेगा कैपिटल X कैपिटल Y में, क्योंकि अब नए कोऑर्डिनेट्स आए हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, 3x plus 6 minus y minus 2 plus 2 is equal to 0। 2 को उड़ा ले तो 3x minus y plus 6 is equal to 0। तो एक ही लोकस है, एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ही लोकस है जिसका ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसके हिसाब से है, पुराने हिसाब से। ऐसा मत समझना कि ये चेंज हो गया तो कुछ बदल हो गया, फिगर एक ही है, उसी का ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन किसी और कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से ये आया था, अब नए कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से ये आया है। हाँ, माइनस वाई माइनस 2, म्हणजे y ला माइनस 2 ने रिप्लेस केला तर माइनस y प्लस 2 माइनस y प्लस 2 येईल ना, क्यों माइनस y गिवन है ना। नहीं, तो माइनस बाजू में रहेगा, हम तो सिर्फ y का वैल्यू रख रहे हैं, हम लोग माइनस y का थोड़ी ना वैल्यू रख रहे हैं। सर आपण हे पण x, y स्मॉल आहे ते जुने कोऑर्डिनेट्स आहेत, नवीन कोऑर्डिनेट्स कॅपिटल Y कॅपिटल X, कॅपिटल Y आहे, तर x - 2 आणि y - 2 ठेवणार ना आपण। अच्छा, इसको उधर लेके जाना बोल रहे हैं ना, क्या? क्योंकि आप पुराने कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर रहे हो ना। स्मॉल x को कैसे रिप्लेस करोगे आप, कैपिटल X है ना, कैपिटल X से, तो क्या वैल्यू है स्मॉल x, स्मॉल x - 2। देखिए मुझे बताइए, आपके पास रिलेशन आया है स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2। अब अगर मेरे पास इक्वेशन में कैपिटल X होता, बात को समझिए, अगर इक्वेशन में मेरे पास कैपिटल X होता तो मैं कैपिटल X की जगह x - 2 रखता। मेरे पास ऑलरेडी स्मॉल x है, तो स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो सीधा सीधा रखूंगा ना मैं, स्मॉल x का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है। अगर आपको बोलते हैं कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से आपको ये इक्वेशन दिया गया है, पुराने कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखिए, तब आप x का वैल्यू यहां पर रखते, x का वैल्यू x - 2। इस इक्वेशन, अगर मान लो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ रहता और आपको पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लिखना पड़ता, तब आप x - 2 रखते इसके अंदर। बहुत सिंपल है, स्मॉल x दिख रहा है, उसके जगह पर स्मॉल x का जो भी वैल्यू आ रहा है वो उठा के रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो बाकी बच्चे 3 कर पाओगे,
हर x को किससे रिप्लेस करना है x प्लस 2 से, y को किससे रिप्लेस करना है y प्लस 2 से। यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर है तो उस हिसाब से इक्वेशन आएगा। यहाँ पर x और y को x प्लस 2 और y प्लस 2 से रिप्लेस करना है, कैलकुलेशन करके देखना है। आंसर दिए हुए पीछे चेक करिए। हाँ हो गया, पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ है। अब हाँ बेटा पूछो। यही तो आंसर है ना, क्या पूछा है उन्होंने, ये इक्वेशन नए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पूछा क्या है आपको, पूछ ये इक्वेशन दिया था आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से। समझिए बात को, ये इक्वेशन किसका है, आपके पास एक लोकस है उसका इक्वेशन है, मतलब लाइन ही तो है ये, एक लाइन का ये इक्वेशन है, उसी लाइन का ये भी इक्वेशन है, उसी लाइन का ये इक्वेशन है, लेकिन उस लाइन का ये इक्वेशन पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लिखा गया था। जैसे मान लो एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन का इक्वेशन मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के वजह से ये लिख रहा हूं। अब मैंने ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो अब ये आपका ओरिजिन हो चुका है 2,2। तो इस ओरिजिन से और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इस लाइन का इक्वेशन ये है, ये आया है। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या पूछा है समझिए, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार फिर से। ये पूछा जाता है ना ऐसे कि ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकी, मतलब ये लोकस है इसका, इस लोकस का न्यू इक्वेशन बताइए जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से बना है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट निकाला था शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से, पुराना कोऑर्डिनेट ये था, अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो इक्वेशन भी बदलेगा ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा पहला एक्सरसाइज। तो आप लोग घर पे जाके क्या करने वाले हो, पहले तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आते हैं तो कल क्लास में डिस्कस करेंगे, और टारगेट के क्लासिकल, क्रिटिकल, कॉम्पिटिटिव तीनों भी करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कितने बजे रखेंगे, ये लिखना है? नहीं, अभी आधा घंटा बचा है, जल्दबाजी मत करो। कल 2 घंटे का कमिटमेंट किया था आपने, अब आपको पता चलेगा 2 घंटे बैठना क्या होता है। हाँ बिल्कुल, वेंसडे थर्सडे को मैं छुट्टी लूंगा 29 को, ठीक है, और 27 अब कल एक ही क्लास होगी, कल लेनी ना क्लास, कल लगो क्या बात है, ठीक है चलो ठीक है, कल छुट्टी दे देता हूँ, कल आप पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है, कल के दिन पढ़ाई कीजिए, मैं भी थोड़ी सांस ले लेता हूँ, ये लेट्स गो पर त्रास ले ले। डायरेक्ट वेडनेसडे को क्यों रे भैया, क्यों दोस्तों, अरे भाई एक साथ खत्म हो गया, इसलिए बोलते बातें मत किया है ना। अभी दिक्कत ये है कि टेस्ट लेनी है तो थोड़ा सा मुझे फिर मैट्रिसेस का ऐसे क्वेश्चन डालने पड़ेंगे जो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ले लेते टेस्ट की, क्या दिक्कत है, मेरे पास टेस्ट की कोई मारामारी नहीं है, बहुत टेस्ट लूंगा मैं, थक जाओगे पहले सॉल्व तो करो ढंग से, उधर भी तो चली जाइए ना, समझ लीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए टॉपिक को, चैप्टर को, है ना, ले लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा लोकस और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला खत्म हो चुका है। अब आपको मैंने काम दिया है वो आपको काम करना है, जाकर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्लोप की तरफ हमें जाना है। तो स्लोप से पहले हम स्लोप किसका निकालने वाले हैं, लाइन का। तो स्लोप निकालने से पहले आपको लाइन का इंक्लिनेशन कैसे डिफाइन किया जाता है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास प्लेन के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। देखिए लाइन का तिरछापन, तिरपेपना, लाइन का तिरपेपना तुम्हारा समझो। इंक्लिनेशन मतलब क्या, तिरपा होना, हॉरिजॉन्टल भी एक तरीके का तिरपन है से।
आएगा नहीं हैं? हाँ भाई ये खतरनाक है, इसने आज सही बात बोल दी, दिल को छू लिया इसने आज। रेफरेंस वाली बात बोलती भाई ने, सही बात बोला। रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी लाइन, लेकिन प्लेन में आप किसका रेफरेंस लेंगे? एक्स और क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो मेन चीज समझिए कि कोई भी लाइन दिया है उसका इंक्लिनेशन कैसे डिफाइन किया है। हाँ तो अब प्लेन के अंदर आपके पास लाइन है तो उसका इंक्लिनेशन लिखने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, खासकर एक्स एक्सिस की। अब लाइन है आपके पास, कैसी भी ऊटपटांग पड़ी हुई लाइन है, जैसे मान लो ऐसे पड़ी हुई है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, हाँ इसको इधर भी लाया जा सकता है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो वेक्टर जैसे होते हैं ना, फ्री वेक्टर होता है ना उस तरीके से। तो फ्री वेक्टर किसको कहते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर में क्या फर्क है? लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर में क्या फरक आहे? काय नाटक करतो फिजिक्स मध्ये तर त्याशिवाय कामच होत नाही. मेकॅनिक संपलं का नाही तुमचं? मग तुम्हाला लोकलाइज्ड आणि फ्री वेक्टर नाही कळत. ए यार मला लवकर शिकवत चालू करावं लागेल ना मला फिजिक्स. मला तर आराम से म्हणत होते उस्मानपुरामध्ये दोघे मिळून चालू करू म्हणून. नको आपले ताण झाले सध्या हेचले झाले. पहिले ते या शहराला एक मॅथमॅटिक्सचं जबरदस्त टीचर द्यायचं, त्यासाठी आणखी काम करणे मला हार्ड. हो म्हणजे मजा पण ना घेऊ खरं. डॉक्टर तो बेटा 40 के बाद करेंगे डॉक्टरी. उसके बाद देंगे नीट. अभी नीट बड़ी आसान एग्जाम है, थोड़ी टफ होने देते उसको. समय जब बीतेगा 10 साल का, अभी तो अभी 33 मेरी एज है तो 10 साल बाद देखेंगे डॉक्टरी का. 33 एज लिमिट नहीं है. करेंगे बेटा वो बाद में थोड़ा. चलो तो जब बन जाऊंगा तब बता दूंगा. ठीक है. तो इस तो आप लोगों को फिर मैं मान लेता हूँ लोकलाइज्ड वेक्टर वो नहीं पता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे. तो मुझे आप एक बात बताइए, ये जो लाइन है आप भी नहीं बता सकते बेटा, आप ना तू कोई नहीं. आप बेटा ना तू वल्लभ देव को नहीं. वल्लभ देव तू भी नाही. ठीक आहे. अभ्यास करीत रे म्हणून मी म्हणतो माहिती का, देकार माझे विचार सगळे मी सोप्याकडून अवघडाकडे जात नाही. आणखी मी तुम्हाला मैं इशारा दे रहा हूँ अभी भी आप लोगों को. बेसिक चीजें अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर मुश्किल है ना. ठीक है चलिए. तो इस लाइन का मुझे इंक्लिनेशन, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है. सबसे पहिले मैं इसको इंक्लिनेशन या बघा लाईनचा तिरपेपणा डिफाइन करायची वेळ आली, वेळ येऊन ठेपली. कसं डिफाइन केला तर स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह अँगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. म्हणजे काय, लाइन कुठं भी एक्स एक्सिस ला कट करना है. आप लाइन कैसे भी निकालो अनलेस वो पैरेलल है. पैरेलल लाइन को छोड़ के कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी. तो उस लाइन का अगर मुझे इंक्लिनेशन ढूंढना है तो मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट कर रही है वहां से एक्स एक्सिस एक राइट की दिशा में भागेगा और एक लेफ्ट की दिशा में भागेगा. तो उस पॉइंट से राइट की दिशा में जो एक्स एक्सिस भाग रहा है, राइट मतलब जब हम इसकी तरफ ऐसा देखेंगे तब की बात कर रहा हूँ है ना, तब राइट और लेफ्ट. तो जो राइट साइड का एक्स एक्सिस है वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और वो जितना भी एंगल बना रहा है वो रहेगा आपका इंक्लिनेशन. तो एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आप बात समझ में आ रही है? ऐसा एंगल लेंगे क्या? नहीं. पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के साथ में लेना है तो ऐसा लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं. तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है. और कहां से घूमना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से घूमना है. आ रही बात समझ में? हाँ. तो यहां से घूमेंगे और जो एंगल बनेगा इसको बोला जाएगा इंक्लिनेशन. इसको क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. तो लाइन का इंक्लिनेशन कम से कम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो एक्स एक्सिस भी तो लाइन है ना, उसका भी तो इंक्लिनेशन होगा. वाई एक्सिस भी लाइन है, उसका भी इंक्लिनेशन होगा. तो इंक्लिनेशन ऑफ
x axis and line parallel to x axis कितना है? x axis is 0। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन कुछ हुआ ही नहीं ना। लाइन x एक्सिस है तो x एक्सिस का खुद के साथ में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। क्यों? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, उसका x एक्सिस के साथ में कितना हुआ? 0 हुआ, तो इंक्लिनेशन कितना हो गया? तो x एक्सिस या फिर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल तो उसका इंक्लिनेशन है 0। अब अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो इंक्लिनेशन कितना है? 90 डिग्री का। या फिर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितना है? 90 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट आएगा इंक्लिनेशन ऑफ y axis and line parallel to y axis is 90 डिग्री। बेटा कितना? 90 डिग्री। अब बात करते हैं इन दोनों के अलावा जो लाइंस होती है उनका इंक्लिनेशन कम से कम कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? तो थीटा कम से कम होगा 0 डिग्री एंड 180 से कम होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन। रीजन क्या है? देखिए, जब आपका लाइन है उसका इंक्लिनेशन देखना मतलब एक तरीके से लाइन रोटेट हो रही है। अब ये लाइन है, इसका इंक्लिनेशन है थीटा। अब इस लाइन को मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करते करते यहाँ पे लाके रख दी तो उसका इंक्लिनेशन आप 0 डिग्री बोल सकते हो, 180 बोल सकते हो। तो दोनों में से क्या लेना? तो उन्होंने तय कर दिया कि 0 डिग्री ले लेते हैं, 180 ना लेंगे। तो इंक्लिनेशन मिनिमम कितना हो सकता है? 0 डिग्री और मैक्सिमम 180 से कम 179 डिग्री, 1 मिनट 59 सेकेंड्स वगैरह ऐसे कुछ भी 59 मिनट्स 59 मिनट्स मतलब मैक्सिमम जो देखना है वो, लेकिन 180 ना लेंगे। ठीक है, तो जैसे इंक्लिनेशन डिफाइन किया तो स्लोप आपको डिफाइन करना था कि लाइन का इंक्लिनेशन आपने डिफाइन किया है तो लाइन का देखो, लाइन का किसी भी लाइन का स्लोप है किसी भी लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन होता है? उसके तिरछेपण से। आता एखादी लाइन हॉरिझॉन्टल आहे तिचा स्लोप काही असणार आहे का? तुम्ही त्याच्यावर बस कताप दिले हो एक तर हे आली तर आता पेन वाजवायले पहिले थांब बेटा आणखी 15 मिनिटं बाकी थोडी कळसोस मला सांगा घसरगुंडी माहिती तुम्हाला? बरं तुम्ही इंग्लिश मीडियमची स्लाइड बरोबर आहे. घसरगुंडी जर समजा जमिनीवर ठेवली तर पोरग कसं घसरल? मागून मोठं न्यावं लागेल तर थोडासा तरी तिरपेपणा आला ना, म्हणजे अशी घसरगुंडी कुठे काम करेल का? नाही, तुम्हाला थोडी तरी तिरपी करावं लागेल ही अशी घसरगुंडी, बरोबर आहे. मग एखाद्या लाइनला स्लोप कधी प्राप्त होता है? जब उस लाइन का इंक्लिनेशन कुछ ना कुछ है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। जब आप लाइन आपने सोचा कि मेरे को जबरदस्त घसरगुंडी बनानी है और मैं देखो जितना स्लोप ज्यादा रखूंगा उतनी घसरगुंडी जबरदस्त बनेगी, तो किसी ने सोचा कि मैं ऐसी ही बना देता हूँ है ना? तो जैसे बैठेगा तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा सीधा नहीं। अगर मान लो अरे हवा में उड़ेगा ना वो, अरे मुझे बताइए अगर स्पीड से आ रहा है ऐसा मान लो आणि तरी पण तुम्ही मला सांगा इथं बसलेला पोरगा इथे येऊन आदळणार नाहीच, थोडा पुढे आदळेल टप्पे खात. तुम्ही मला सांगा वॉटरफॉल कसा तयार होतो? वॉटरफॉल कैसे बनता है? जमीन है जमीन है जमीन है जमीन है, जमीन से पानी आ रहा है जमीन से पानी आ रहा है। अब जमीन से पानी आ रहा है, अगर ये जमीन ऐसी है तो पानी खड़खड़ खड़खड़ बहता हुआ जाएगा। वाटरफॉल दिखेगा क्या? नहीं। वाटरफॉल कब बनता है? जमीन जमीन है और जमीन एकदम खत्म हो गई और पानी दौड़ते हुए आ रहा है इस स्पीड से, इस स्पीड के साथ में दौड़ रहा है पानी। अब दौड़ रहा है तो उसको जमीन ही नहीं है तो वो आगे ऐसे नीचे गिरेगा। आ रही बात समझ में? तो वाटरफॉल तब पैदा होता है जब जमीन बिल्कुल कट जाए और 90 डिग्री का इंक्लिनेशन बन जाए, मतलब स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। आई बात समझ में? हाँ, तो अगर आपको स्लोप चाहिए तो उसके अंदर लाइन को तिरछा होना पड़ेगा, लाइन को इंक्लिनेशन चाहिए। ना तो 0 डिग्री में आपको स्लोप मिलेगा और कहा जाता है कि ना तो 90 डिग्री में स्लोप मिलेगा, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है घिसते हुए जाना, ना कि उड़ते हुए जाना।
अगर स्लाइड को घिसते हुए नहीं जा रहे हो आप तो वहां पे स्लोप है ही नहीं, या फिर बोल दो कि इनफाइनाइट स्लोप है, या फिर बोल दो कि स्लोप ही डिफाइंड नहीं है। तो स्लोप को डिफाइन करने के लिए क्या किया उन्होंने आपका जो भी लाइन है उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए उन्होंने कहा कि इस लाइन का इंक्लिनेशन जो भी है तो उसका टैन रेशो का जो वैल्यू है वो आप स्लोप के फॉर्म में डिफाइन कर दीजिए। तो टैन थीटा क्या हो गया, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया, वो हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन। आगे बात समझिए। अब टैन रेशो लेने के पीछे भी एक रीजन है कि देखिए होता क्या है, जब आप इस लाइन का स्लोप निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो लाइन के ऊपर कहीं पर भी आपने एक पॉइंट ले लिया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपका स्लोप किससे रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है ना, कि इंक्लिनेशन कितना बन रहा है उसके हिसाब से आपका स्लोप आ रहा है। अब स्लोप है मतलब आपको कुछ ना कुछ उसको डिफाइन करना था, कुछ ना कुछ बोलना था आपको उसको। तो टैन थीटा क्या है, रियल नंबर है ना, तो आपने लाइन को स्लोप को रियल नंबर के साथ में एसोसिएट कर दिया। बात को समझिए। देव क्या किया है, लाइन का स्लोप मतलब क्या है बेटा, नंबर है, सिर्फ एक नंबर है। लाइन का स्लोप क्या है, सिर्फ नंबर है, मतलब किसी भी लाइन के स्लोप को नंबर के साथ में एसोसिएट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल अगर ऑब्ट्यूज रहा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो किया क्या उन्होंने, लाइन के ऊपर का कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आया, तो उन्होंने सोचा कि इस पूरे लाइन के लिए एक ही स्लोप है ना इस पूरे लाइन का। अब इस लाइन के ऊपर का आपने एक पॉइंट लिया, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो यहां से इतना डिस्टेंस है, उनका जो रेशो है वो रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप पॉइंट अलग चुनते हो उस लाइन के ऊपर का, तो आपको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल मिलेगा। अगर आप पॉइंट ये चुनते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा और ये हॉरिजॉन्टल मिलेगा। मतलब ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रह रहा है। और ये रेशो कैसा है, उस थीटा के लिए ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड वाला है। तो ये तो टैन बन गया ना। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए टैन थीटा उन्होंने बोल दिया स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन किया गया, टैन थीटा से। मतलब क्या समझ में है आपको, कि अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है, उस लाइन का इंक्लिनेशन होना जरूरी है। और स्लोप को डिनोट किया, स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल m। तो आपका स्लोप क्या हो सकता है बेटा, आपका स्लोप क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव, ऐसा बोलेंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कौन से केस में रहेगा, जब टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। जब पहले क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। तो आपका स्लोप पॉजिटिव कब आ रहा है, जब आपका इंक्लिनेशन 0 से लेकर तो 90 के बीच में है। When your slope is positive, when theta is less than 90 and greater than 0. स्लोप कब 0 है, जब थीटा 0 है। और स्लोप कब नेगेटिव है, when theta is less than 180 but greater than 90. तो जब स्लोप नेगेटिव होता है तब लाइन कैसी होती है, इस तरीके से होती है। मतलब लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ मुड़ेंगे, लाइन को सामने ऐसा रखेंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, डिसेंडिंग होगी लाइन उतरती हुई रहेगी। लेफ्ट से राइट की ओर देखिए ना, डिसेंड हो रही है ना। और अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसी रहेगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो असेंडिंग है, चढ़ती हुई है। आ रही बात समझ में? हाँ, चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपके पास ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। अगर कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही, ओ भाई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को आपकी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। मतलब इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या हुआ बेटा, 45 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, tan 45, दैट इज 1। ये हमेशा के लिए याद रखना, ये लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैज स्लोप 1। लाइन आहे, पास होती है ओरिजिन मधून, पण पहिल्या क्वाड्रंटला बायसेक्ट करती है। अब आपकी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी बायसेक्ट कर सकती है।
उस समय आपका इंक्लिनेशन कितना होगा? एक लाइन है पास हो रही ओरिजिन से सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही, तो ये तो 90 है और इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया मतलब यहाँ पर 45 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया इंक्लिनेशन? 135 और tan 135 का वैल्यू कितना होगा? तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? m tan 135। ये हमेशा के लिए याद रखेंगे बेटा कि कोई भी ये आगे आता है ना क्वेश्चन में कि लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैज स्लोप 1 एंड लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैज स्लोप -1 रहेगा याद? अब मुझे बताइए अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका इंक्लिनेशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसका जो इंक्लिनेशन है वही इंक्लिनेशन इसकी पैरेलल लाइन का रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो इसको जो पैरेलल लाइन है उसका भी तो इंक्लिनेशन 60 रहेगा। तो इंक्लिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो अगर पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन इक्वल है तो स्लोप भी इक्वल रहेगा। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं हमारे स्टैंडर्ड लाइंस की। स्टैंडर्ड लाइन किसको कहा जाता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है? 0 डिग्री। एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? 90। अब जब मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस उनका स्लोप की बात की जा रही है। एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 है और जो लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल उनका स्लोप भी 0 है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपका थीटा क्या आ रहा है? 90 डिग्री एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? हां सर। एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैज आल्सो स्लोप व्हिच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है? सर वो इससे हुआ था ना m1 m2 = -1 m1 m2 = वो देखेंगे बेटा, वो बाद में देखना है, अभी नहीं, उसको बाद में स्टडी करेंगे। हाँ, वो बेसिकली जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है प्लेन के अंदर, जो इंक्लाइंड परपेंडिकुलर लाइंस होती है, क्योंकि फिर ऐसा भी कहा जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो परपेंडिकुलर, उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कहाँ -1 आता है? 0 into infinity. हाँ, 0 into -1 असतं. ओ भाई असतं असं माझ्या वाचण्यात काय म्हणतोय तू सांग बरं. 0 into Infinity minus आलं. हो का? -1 कसं काढलं होतं इन्फिनिटी 0 फक्त या चॅप्टर समजायचं. अँगल बिटवीन लाईन्स टॉपिक होतं त्याच्यात दाखवलं. 0 into infinity -1 येतं. म्हणजे एक अँगल ए मी काय विचारतो कळतंय का? मी हे म्हणतोय का एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस परपेंडिकुलर आहे. तुम्ही हे ऐकले ना m1 into m2 -1 येतं. हे कशासाठी ऐकले? परपेंडिकुलर लाईन्स असतील तर त्यांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन -1 येतं. हे ऐकलेलं आहे ना? मग त्या परपेंडिकुलर लाईन्स ज्या आहेत प्लेन मधल्या त्या एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस घेणार का? नाही घेणार. ते प्रूफ तर मी बी देणार आहे. m1 into m2 -1 येतं हे मान्य आहे, पण त्या लाइन्स प्लेन मधल्या इंक्लाइंड लाइन्स आहेत आणि एकमेकींना परपेंडिकुलर है. जैसे मान लो ये एक इंक्लाइंड लाइन है और ये दूसरा इंक्लाइंड लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है. समझ आ रही बात? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लागू नहीं होता. लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है लेकिन पहले तो वो इंक्लाइंड है. कहते हैं का? हाँ, तो ये तो ठीक है ना कि ये θ1 है, ये θ2 है. तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि ये रिमोट इंटीरियर एंगल हो गया ना, सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके लिए तो रिमोट इंटीरियर एंगल हो गए. तो θ2 = θ1 + 90 लिख दिया. फिर इनको अगर tan लगा देते हैं तो tan θ2 मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, और ये tan ऑफ 90 + θ1, तो tan ऑफ 90 + θ1 क्या होगा? cot θ1, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाएगा. तो tan θ2 मतलब m2, और ये
1/tan θ1 लिख के इधर लाएंगे तो m1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा m1 × m2 -1। ये बताऊंगा मैं बाद में, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बाद में बताना इसके। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की इसमें बताऊंगा। ये समझा गया इतना अभी? हाँ, अब इंटरसेक्ट की बात करते बेटा, इंटरसेक्ट ऑफ लाइन की बात करते हैं। चार मिनट में बता देता हूँ। चलिए आप बताइए मुझे इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ, कोई बताएगा? हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिया, वाई लाइन का मैंने इंटरसेप्ट मतलब y plus x इंटरसेप्ट करेंगे तो y = ओके, इन्होंने मेथड बता दिया हाउ टू फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। लाइन जिधर x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ दैट लाइन होता है। ये बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और सही ढंग से बोलता हूँ कि अगर आपकी लाइन x एक्सिस को कहीं कट कर रही है तो x एक्सिस और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है तो वो होता है आपका x इंटरसेप्ट, x कोऑर्डिनेट जो होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है और ये आपका लाइन है, ये लाइन है, इसने x एक्सिस को कट कर दिया। अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 बनना है और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, हमने a मान लिया। तो ये कोई भी लाइन x एक्सिस को जहां पर भी कट करती है तो वो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में का x कोऑर्डिनेट होता है इसको कहा जाता है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस लाइन। और वही लाइन जब y एक्सिस को कहीं पर कट करती है तो उसको कहा जाता है, और इस क्योंकि वो y एक्सिस को कट कर रही है तो पॉइंट y एक्सिस पर रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये क्या हो गया? y इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया? y इंटरसेप्ट किसका? इसी लाइन का। तो बेसिकली x इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पे जो आपको x कोऑर्डिनेट मिल रहा है पॉइंट का वो, और y इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो y एक्सिस को कट कर रही है। तो इसके ऊपर मैं और रोशनी डालूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत थक गए हो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर कल परसों 2 क्लासेस होंगी हमारी। ठीक है, हाँ।